Tension force is an electromagnetic force. Electromagnetic force. Tension force always acts always acts along the direction of pull, along along the direction of pull. जैसे ये अपन कह रहे कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक को ग्राउंड पे रखा है और इसको अपन ऐसे अपन पुल कर रहे हैं। तो अगर अपन कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर टेंशन फोर्स की बात करें तो टेंशन फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुल होगा, मतलब टी की डायरेक्शन इधर होगी। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुल। जिधर हम उस पॉइंट को पुल कर सकते हैं स्प्रिंग की हेल्प से, तो टेंशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुल होगा। अभी अपन कह रहे कि एक और एग्जांपल देखें। जैसे अपन कह रहे कि टू ब्लॉक सिस्टम है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, इस पर अपन कह रहे कि एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है। और अगर अपने को टेंशन पूछा जाए इस पॉइंट पर, ये जैसे मास m1 है, ये m2 है, और मुझे इस पॉइंट पर टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुल। बताओ बेटा इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ पे होगा? ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ पे होगा? इस पॉइंट पर राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा? राइट साइड। राइट साइड। इस पॉइंट पर राइट साइड। इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि इधर होगा और इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड होगा। देन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुल, मतलब इस पॉइंट को हम लेफ्ट में पुल कर सकते हैं और इस पॉइंट को अपन राइट में पुल कर सकते हैं। तो जिधर टेंशन अपन स्ट्रिंग को पुल कर सकते हैं, टेंशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुल होगा। क्लियर? अभी अपन बात करेंगे कि इसमें तीन केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The tension at every contact point will be same. Every contact point will be same. If the string and pulley both are ideal, then tension at every contact point will be same. For example, जैसे अपन कह रहे कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m1 है, एक पुली है, ये अनदर मास m2 है, और हम यहाँ पर कह रहे कि पुली एंड स्ट्रिंग बोथ आर आइडियल है, तो हर कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। मतलब इस पॉइंट पर टेंशन टी बीटा इधर होगा, इस पॉइंट पर इधर होगा, इस पॉइंट पर इधर होगा, इस पॉइंट पर इधर रहेगा, पर टेंशन का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम रहेगा। इधर टी है, यहाँ पर भी टी होगा, इधर भी टी होगा, और यहाँ पर भी टी होगा। String and pulley both are ideal, then tension at every contact point will be same. केस 2 ओपन देख रहे हैं। केस 2 में अपन कह रहे हैं if the pulley is non-ideal, pulley is non-ideal, pulley non-ideal है, then if the pulley is non-ideal, then the tension both side
tension both sides the pulley will be different. Both sides the pulley will be different. If the pulley is non-ideal, then the tension both sides the pulley will be different. Tension है पुली के दोनों तरफ डिफरेंट होगा। और हम कह रहे हैं कि पुली फ्रिक्शनल है। नॉन आइडियल मतलब फ्रिक्शनल पुली है। और जब पुली फ्रिक्शनल है तो दोनों तरफ टेंशन है वो डिफरेंट होगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे टेंशन T1 है तो इधर भी T1 होगा, यहाँ पे T2 है तो इधर भी टेंशन T2 होगा। तो ये टेंशन T1 है तो ये भी बेटा T1 होगा, ये टेंशन T2 है तो ये भी T2 होगा। तो अगर पुली नॉन आइडियल है तो पुली के दोनों तरफ टेंशन विल बी डिफरेंट। इस टाइप की फ्रिक्शनल पुली इस चैप्टर में अपन यूज नहीं करते। जब हम रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर इस टाइप की फ्रिक्शनल पुली अपन यूज करेंगे। रोटेशन मोशन में अपन कह रहे कि ये कंसेप्ट यूज करेंगे। जो एनएलएम वाला चैप्टर है उसमें अपन आइडियल पुली को ही यूज करेंगे जो फ्रिक्शन लेस होगा। अदरवाइज क्या होगा, इसमें रोटेशन मोशन इन्वॉल्व हो जाएगी और रोटेशन मोशन हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम अभी हमें नहीं पूछी जाएगी। केस 3 अपन देख लें। और केस 3 में अपन कह रहे कि इफ द स्ट्रिंग इज नॉन आइडियल, the string is non-ideal, then the tension at every contact point, tension at every contact point will be different। हर कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होता है। ये जैसे अपने पास एक ब्लॉक है, पुली है, ये ब्लॉक ऑफ मास m2 है, ये m1 है, ये m2 है। स्ट्रिंग नॉन आइडियल है मतलब स्ट्रिंग हैज सम मास, और जब स्ट्रिंग में मास होता है तो एट एवरी कांटेक्ट पॉइंट टेंशन विल बी डिफरेंट। यहाँ पे टेंशन अगर T1 है तो इधर T2 होगा, इधर T3 है और इधर T4 है। ये T1 होगा, ये अपन कह रहे कि टेंशन T2, ये अपन कह रहे कि T3 और यहाँ पे टेंशन T4 होगा। और इस पॉइंट पे अपन कह रहे कि ये बेसिकली नॉट है। तीन स्ट्रिंग आपस में मीट कर दी तो तीनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो डिफरेंट होगा। इस यहाँ पे टेंशन अपन कहेंगे इधर है तो इस पॉइंट पे इधर होगा, यहाँ पे टेंशन इधर है, इस पॉइंट पे टेंशन इधर होगा, यहाँ पे नीचे होगा और इस पॉइंट पर ऊपर होगा। तो टेंशन को अगर अपन कहेंगे कि जैसे ये स्ट्रिंग टेंशन T1 है तो इसमें भी T1 होगा, ये T2 है तो यहाँ पर भी T2 होगा, ये अपन कह रहे T3 और यहाँ पे भी T3 होगा। इस टाइप से अपन कह रहे अगर नॉट लगी हुई है तो टेंशन है वो उस नॉट के सभी जो स्ट्रिंग है उसमें अलग अलग टेंशन होगा। The pictorial representation of the all forces acting on a body is called free body diagram. The pictorial representation of the all forces acting on a body is called free body diagram. दूसरा अपन कहेंगे in free body diagram we separate the body from the system from the system
and draw the forces acting on that body. Forces acting on that body, not the forces, not the forces acting by that body on other, not the forces acting by the body on the other objects. वो बॉडी किसी अदर ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स लगा रहे हैं उनको ड्रॉ नहीं करेंगे। हम कह रहे कि उस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसको पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, उसी को अपन एफबीडी कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। जैसे अभी अपन कह रहे कि फर्स्ट एग्जांपल अपन देख रहे हैं, ये जैसे एक इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक को एक ग्राउंड पे रखा गया है कुछ इस टाइप से, ब्लॉक ऑफ मास एम के इक्वल है, और अपने को कहा गया कि इसकी एफबीडी ड्रॉ करना, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। मतलब इस मास के कारण कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वो फोर्सेस को ड्रॉ करना। अभी देखो, जब भी एफबीडी ड्रॉ करना सबसे पहला काम क्या है, जहां कहीं पर भी कांटेक्ट दिखे वहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट एरो ड्रॉ करेंगे। ये बेटा अपने इसको अपन नॉर्मल फोर्स कहेंगे, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये नॉर्मल अपने ड्रॉ किया। अभी एफबीडी ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन कह रहे कि उस मास को पॉइंट फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, ये मास एम हो गया। अभी अपन कह रहे कि इसका वेट फोर्स mg नीचे होगा, और उस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है, ये वाला नॉर्मल अपन ड्रॉ करेंगे। उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स, बॉडी के कारण दूसरे वाले फोर्स पे नहीं, तो ये अपन कह रहे एन हो गया, ये mg हो गया। और ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि एन mg के इक्वल होगा। नॉर्मल फोर्स है वो mg के इक्वल होगा। सेकेंड अपन कह रहे अभी एक ऑब्जेक्ट की बजाय दो ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ब्लॉक ये हो गया, ये अपन कह रहे कि एक दूसरा ब्लॉक है, इस टाइप से ग्राउंड पे रखे गए हैं। फर्स्ट में एक ब्लॉक था, अभी दो ब्लॉक है। ये अपन कह रहे कि ब्लॉक ऑफ मास m1 है, ये m2 है, और उसकी एफबीडी अपने को ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, जहाँ कहीं पर भी कांटेक्ट है इक्वल एंड ऑपोजिट एरो, तो यहाँ पे कांटेक्ट है, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, यहाँ पे कांटेक्ट है, एक एरो डाउनवर्ड एक अपवर्ड, और इसको अपन कहेंगे कि ये सपोज नॉर्मल फोर्स n1 है तो ये भी n1 होगा, ये n2 है तो ये भी n2 है। अभी इसको वन बाय वन अपन इसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे। पहले अपन m1 की बात करते हैं। ये जैसे m1 को एक पॉइंट फॉर्म में बेटा अपन ड्रॉ करेंगे, इसका वेट फोर्स m1g डाउनवर्ड होगा, ऊपर की तरफ बेटा नॉर्मल फोर्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये n1 हो गया। ये बेटा अपन कह रहे कि वेट फोर्स m1g हो गया, और ये रेस्ट में है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं n1 इक्वल्स टू m1g के इक्वल होगा। अभी m2 की एफबीडी ड्रॉ करते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि m2 है, इस m2 का वेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, इस ग्राउंड के कारण नॉर्मल फोर्स n2 अपवर्ड होगा, m1 के कारण नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे हमने कहा वेट फोर्स m2g, एक नॉर्मल फोर्स n1, और ऊपर की तरफ n2 है। मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे कि n2 इक्वल्स टू n1 प्लस m2g, क्योंकि रेस्ट में है, और रेस्ट में है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो अपवर्ड फोर्स n2 डाउनवर्ड n1 प्लस m2g। n1 की वैल्यू m1g है, तो सिंपल n2 को हम लिख सकते हैं m1g प्लस m2g। अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना आ गया मतलब आधी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है एनएलएम में, फ्री बॉडी डायग्राम वही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल। ये बेटा इस पर नॉर्मल इधर, इस पर इधर, यहाँ पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, यहाँ पे इधर, ये इधर, तीन डिफरेंट सरफेस है तो नॉर्मल भी डिफरेंट होगा। ये n1, ये भी n1, ये n2, तो ये भी n2, ये n3, तो ये भी n3।
अभी अपन वन बाय वन सबका एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो पहले अपन M1 की बात करते हैं। इसको पॉइंट मास के फॉर्म में ड्रॉ किया। यहाँ पे अपन कहेंगे कि M2 हो गया और ये M3 हो गया। अगर M1 की बात करें तो इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स N1 ऊपर होगा। तो ये हमने लिखा M1G, नॉर्मल फोर्स बेटा N1 अपर। क्या लिखेंगे, N1 इक्वल्स टू M1G के इक्वल होगा। फिर अपन M2 की बात करते हैं। ये अपन कह रहे कि नॉर्मल फोर्स N2 ऊपर, M2G डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि N2, ये अपने पास M2G और एक नॉर्मल और डाउनवर्ड लगेगा N1। तो ये अपन कह रहे कि N1 हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला N2 इक्वल्स टू N1 प्लस M2G और N1 की वैल्यू M1G वो पुट कर दिया। तो यहाँ से मिला M1G प्लस M2G। ये अपन कह रहे कि N2 की वैल्यू हो। फिर M3 की बात करते हैं। M3 पर इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड बेटा टुवर्ड्स द अर्थ, फिर N3 अपवर्ड और एक N2 डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ से ये फोर्स N3 हो गया, ये बेटा N2 हो गया और ये वेट फोर्स M3G हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि N3 दैट विल बी इक्वल्स टू N2 प्लस M3G के इक्वल होगा। मीन्स N2 की वैल्यू बेटा यहाँ से अपन पुट कर लेंगे। तो यहाँ से अपने को मिला N3 M1G प्लस M2G प्लस M3G के इक्वल। ये इसका नॉर्मल फोर्स होगा। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक वॉल है और एक रॉड है। इस टाइप से अपन कह रहे कि एक रॉड है, इस वॉल के सारे इस टाइप से स्टैंडिंग कंडीशन में है और इसका अपन कह रहे कि एफबीडी अपने को ड्रॉ करना। सबसे पहला काम क्या करना बेटा, जहां कहीं पर भी कांटेक्ट दिखे वहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट एरो। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये नॉर्मल फोर्स हो गया बेटा एक, और ये नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे सरफेस ऐसे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको अपन कह सकते हैं N1। ये भी अपने पास क्या होगा N1, ये N2 है और ये भी अपने पास N2 के इक्वल है। इसका मास बेटा M के इक्वल है। अभी इसकी एफबीडी ड्रॉ करना है तो इसको पॉइंट फॉर्म में अपन ड्रॉ करेंगे। तो ये बेटा अपने एक पॉइंट के फॉर्म में M को ड्रॉ किया। अभी अपन कह रहे सबसे पहले इसका वेट फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ होता है तो डाउनवर्ड हो गया। फिर बेटा N1 हॉरिजॉन्टल इधर लगेगा तो N1 हो गया। N2 अपर लग रहा है तो N2 हो गया। उस रॉड पर लगने वाला फोर्स ड्रॉ करना, रॉड के कारण किसी दूसरी सरफेस पर कितना फोर्स लगता है वो ड्रॉ नहीं करना। तो ये अपने पास N2 हो गया, ये बेटा N1 हो गया और ये इसका वेट फोर्स Mg हो गया। ये इस रॉड की एफबीडी है। अगर इसमें और फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉ करें तो फ्रिक्शन फोर्स देखो किधर हो सकता है। हम कहेंगे ये स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये रॉड नीचे या नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को अगर अपन देखें तो एक फ्रिक्शन फोर्स एफ ऑफ F1 इधर और ये एफ ऑफ F2 इधर होगा। तो इसको बेटा अपन फ्रिक्शन फोर्स भी इसमें ड्रॉ करें तो एक एफ ऑफ F2 इधर है और एक एफ ऑफ F1 इधर है। तो ये एफ ऑफ F2 फ्रिक्शन हो गया और एक एफ ऑफ F1। ये फ्रिक्शन भी अपने ड्रॉ कर दिया। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता चला, तो फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब इस रॉड के स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर है, इसकी इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमने ऑपोजिट ले लिया। ये अपने सबसे पहला काम नॉर्मल ड्रॉ करना है। अभी अपन कह रहे कि एफबीडी ड्रॉ करने के लिए इंडिविजुअल पॉइंट मास के फॉर्म में बेटा ड्रॉ कर दिया। ये अपन कह रहे कि M1 है, इसका वेट फोर्स बेटा कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। फिर एक बेटा N1 इधर लग रहा है, N2 ऊपर लग रहा है
और N3 किसी एंगल पर इधर लग रहा है। तो ये अपने पास हो गया N1, ये N2 हो गया, ये N3 हो गया और ये M1G हो गया। ये इसका एफबीडी हो गया। फिर M2 की बात करते हैं। तो M2 बेटा अपन कह रहे कि पॉइंट मास से ड्रॉ कर दिया, इसका वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, N4 हॉरिजॉन्टली और N3 किसी एंगल पर। तो ये जैसे अपन कह रहे कि N4 है, ये अपने पास M2G वेट फोर्स है और ये N3 के इक्वल है। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। ये बेटा अपन कह रहे कि सपोज एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पुली अटैच है बेटा, एक पुली है। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास M1 है और ये M2 है। इसका बेटा एफबीडी ड्रॉ करो, चेक करते बेटा। सबसे पहले बेटा कांटेक्ट फोर्स है वहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट एरो। यहाँ पे ये नॉर्मल बेटा इधर होगा, ये नॉर्मल इधर होगा। स्ट्रिंग में टेंशन बेटा इधर इस पॉइंट पे इधर, यहाँ पे टेंशन इधर, इस पॉइंट पे टेंशन इधर। अभी अपन कह रहे कि अपने को फाइंड करना M1 M2। तो सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन की एक सरफेस ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन की सरफेस है, इस पर बेटा अपन कह रहे कि मास M1, एक पॉइंट फॉर्म में मास को ड्रॉ किया, ये M1 है। अभी अपन कह रहे कि इस पर इसका टेंशन फोर्स बेटा इधर होगा, नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर और वेट फोर्स नीचे होगा। अगर अपन कह रहे इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना तो हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि θ1 है, ये इसका वेट फोर्स M1G होगा, ये बेटा टेंशन T है और नॉर्मल फोर्स N1 के इक्वल होगा, ये N1 है। ये बेटा N2 है, तो ये भी N2 होगा। अगर रिजॉल्व करना है तो हम कहेंगे बाय ज्योमेट्री ये θ1 तो ये भी θ1 होगा। इसका बेटा ये कंपोनेंट M1G cos θ1 होगा और इस डायरेक्शन में अपन कंपोनेंट की बात करें अलोंग द प्लेन, वो M1G sin θ1 के इक्वल होगा। अगर M2 की एफबीडी ड्रॉ करें तो सबसे फर्स्ट अपन कह रहे कि इंक्लाइन प्लेन एज ए लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। ये अपन कह रहे कि इसका इंक्लिनेशन एंगल θ2 है। इस ऑब्जेक्ट को बेटा अपन कह रहे कि पॉइंट मास के फॉर्म में अपन ड्रॉ करेंगे। ये बेटा अपन कह रहे कि पॉइंट मास हो गया। अभी इस पर एफबीडी ड्रॉ करें, नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन, वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं M2G, इसका मास M2 था, ये बेटा नॉर्मल फोर्स N2 और ये टेंशन T के इक्वल होगा। अगर इसको अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजॉल्व करें तो ये एंगल θ2 होगा। इसका ये कंपोनेंट M2G cos θ2 होगा और अलोंग द प्लेन कंपोनेंट होगा M2G sin θ2। तो हम कह रहे इफ कोई सिस्टम है उस पर बेटा नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इफ F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। अगर सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम कहेंगे कि सिग्मा एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस 0 होंगे, वाई डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस 0 होंगे एंड जेड डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 है। तो अगर कोई सिस्टम है जिस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसको अपन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे कि सिस्टम विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सिस्टम, अगर अपन कह रहे कि सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 है
तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के होंगे, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। तो जैसे अभी हमने कहा कि एफ एक्सटर्नल 0 है, और जब एफ एक्सटर्नल 0 है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उसका नेट एक्सीलरेशन 0 होगा बेटा। और नेट एक्सीलरेशन अगर 0 है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक अपन कहेंगे कि पार्टिकल रेस्ट में है, और दूसरा अपन कहेंगे कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ए नेट 0 है, इसका मतलब फर्स्ट अपन कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है, बी इक्वल्स टू 0 है। और सेकेंड अपन कहेंगे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तब भी अपन कहेंगे कि नेट फोर्स तो 0 है। तो जब वो रेस्ट में है तो उसको अपन कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। रेस्ट में है और नेट फोर्स 0 है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर अपन कह रहे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और नेट फोर्स 0 है तो उसको अपन डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों ही केस में अपन कह रहे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नेट फोर्स को 0 के इक्वल करेंगे कि फाइंड the tension find the tension force in the string, in the all string। हर स्ट्रिंग में बेटा अपन कह रहे कि टेंशन फोर्स क्या है वो अपने को फाइंड करना। उसका एफबीडी अपन देखेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा बेटा 300 न्यूटन। अपवर्ड क्या हो गया T1 के इक्वल होगा, मीन्स ये T1 हो गया और ये अपन कह रहे कि 300 न्यूटन हो गया। और ये रेस्ट में है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 300 T1 इक्वल्स टू 300 न्यूटन। एक आंसर अपने को मिल गया। अभी अपन क्या करेंगे T2 और T3 को रिजॉल्व करते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये बेटा 53 है तो बाई ज्योमेट्री ये भी 53 होगा। ये बेटा T2 है तो इसका कंपोनेंट T2 cos 53 हो गया। अपर डायरेक्शन में होगा T2 sin 53। फिर बेटा ये T3 है तो ये कंपोनेंट T3 cos 37। इस डायरेक्शन में होगा T3 sin 37। अभी अपन कह रहे कि ये जो नॉट है ये बेटा रेस्ट में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेस्ट में तभी रहेगा जब x डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस 0। x डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है तो यहाँ से हो गया T2 cos 53 माइनस T3 cos 37, और वो बेटा 0 के इक्वल है। अभी अपन कह रहे कि T2 cos 53 की वैल्यू कितना बेटा 3/5 माइनस T3 cos 37 की वैल्यू 4/5 इक्वल्स टू 0। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.6 T2 माइनस 0.8 T3, और वो 0 के इक्वल हो, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। दूसरा बेटा अपन कहेंगे कि सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0। वाई डायरेक्शन में लगने वाले नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अपर डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है बेटा T2 sin 37 प्लस T2 sin 53 इक्वल्स टू बेटा T1, और T1 की वैल्यू 300 है, मीन्स T2 sin 37 3/5, तो ये 0.6 हो गया। फिर T2 sin सॉरी T2 sin 53 और ये T3 है, तो T3 ये 0.6 हो गया प्लस T2 ये अपने पास 0.8 हो गया 4/5 इक्वल्स टू 300, दैट इज इक्वेशन 3 के इक्वल। अभी देखो दो अननोन दो इक्वेशन है तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.6
प्लस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 0.8, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को बेटा अपन 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 3 को 0.8 से, और दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखो अपने कितना मिला 0.6, तो 0.36T2, फिर 0.48T3 इक्वल्स टू बेटा 0, फिर 0.48T3, और ये अपन कह रहे कि प्लस 0.64T2 इक्वल्स टू 240 बेटा। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं T3 से T3 बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला T2 इक्वल्स टू 240 न्यूटन के इक्वल होगा। ये बेटा सेकेंड आंसर आ गया, दैट इज इक्वेशन 4 है ना। फर्स्ट अपने को T1 इक्वल्स टू 300 न्यूटन मिल गया था, अभी अपन कह रहे हैं T2 भी मिल गया, अभी T3 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, T2 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, तो यहाँ से अपने को मिला T3 इक्वल्स टू 0.6, T2 की वैल्यू 240 अपॉन 0.8, डेसिमल कैंसिल आउट, ये 30, और T3 इक्वल्स टू अपने को मिला 30 इंटू 6 180 न्यूटन। ये अपन कह रहे कि टेंशन T3, दैट इज इक्वेशन 5। ये इसका आंसर को फाइंड करना। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द पेज, फाइंड करो। 200 sin 60, अब बेटा ये 60 डिग्री है, तो बाय ज्योमेट्री ये भी 60 डिग्री होगा, और ये अपन कह रहे कि 200 cos 60 ऊपर की तरफ लगेगा, और एक अपन कह रहे कि 200 sin 60 डाउनवर्ड लगेगा, और नॉर्मल फोर्स n हो गया। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि n, हमें तो n चाहिए, देखो अपन कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। n की जो वैल्यू है वो बेटा किसके इक्वल मिल रहा है, एक तो 200 cos 60 जो वर्टिकली मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन लग रहा है 200 cos 60, और दूसरा 200 sin 60 के इक्वल होगा। ये बेटा दोनों n के इक्वल होगा। 200 cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 प्लस 200 sin 60 की वैल्यू रूट 3/2 हो गया। इस यहाँ से बेटा अपने को मिला 101 प्लस रूट 3 न्यूटन के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका नॉर्मल फोर्स होगा 100 इंटू 1 प्लस रूट 3 न्यूटन के इक्वल। Sir, I don't get it. Why are we adding the two? क्योंकि अपन कह रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा। इसकी देखो 200 sin 60 वो भी डाउनवर्ड लग रहा है, और 200 cos 60 वो भी वेट फोर्स का कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है, और n अपवर्ड है। तो जो अपन कह रहे कि इसको अगर एफबीडी अपन ड्रॉ करें यहाँ से नॉर्मल फोर्स को, ये बेटा अपन कह रहे कि मास है, इस मास पर अपन कह रहे 200 cos 60 इधर लग रहा है, दूसरा 200 sin 60 वो भी इधर लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स n अपवर्ड लग रहा है। तो ये n लग रहा था, ये 200 sin 60 जो एक्सटर्नल फोर्स दिया था उसका कंपोनेंट इधर लग रहा है, और 200 cos 60 वो भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, और ये रेस्ट में है। रेस्ट में है इसका मतलब अपवर्ड लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा तभी ये रेस्ट में हो सकता है। Yes. ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, 2001 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। क्लैंप है वो पुली पर कितना फोर्स लगाएगा वो अपने को फाइंड करना है। देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेटा इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। इसका वेट फोर्स बेटा कहाँ पे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ऊपर की तरफ बेटा टेंशन फोर्स इधर होगा, इस पॉइंट पे टेंशन इधर होगा, इस पॉइंट पे टेंशन इधर होगा,
यहाँ पे टेंशन इधर होगा, और पुली का मास दिया हुआ है तो इस पुली का वेट फोर्स भी इधर होगा, और क्लैंप उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो क्लैंप के कारण फोर्स Fc हो गया। पुली का मास m है तो उसका वेट फोर्स mg हो गया, ये टेंशन T हो गया, ये T हो गया, ये T हो गया, ये बेटा T हो गया, और यहाँ पे अपन कह रहे कि वेट फोर्स mg हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर कैपिटल M बेटा इसकी एफबीडी देखता हूँ, तो डाउनवर्ड फोर्स बेटा अपन कह रहे कि कैपिटल mg लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन बेटा क्या लगेगा, T लगेगा, और हम लिख सकते हैं T इक्वल्स टू कैपिटल M जी बेटा। एक अपने को T की वैल्यू मिल गई। अभी हम पुली की एफबीडी ड्रॉ करें, तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि पुली है, पुली पर एक फोर्स बेटा इधर लग रहा है टेंशन फोर्स T, दूसरा T इधर लग रहा है, एक इसका वेट फोर्स इधर लग रहा है, और ये अपन कह रहे कि क्लैंप पर फोर्स इधर लग रहा है जो अपने को फाइंड करना है। तो Fc हो गया, ये बेटा T हो गया, ये mg हो गया, और ये कैपिटल T हो गया। अब ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो Fc जो है वो क्या होगा बेटा, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट T का स्क्वायर प्लस T प्लस स्मॉल mg का होल स्क्वायर हो गया। दो फोर्स अगर परपेंडिकुलर में है तो नेट फोर्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एक फोर्स x डायरेक्शन में फोर्स T है, y डायरेक्शन में फोर्स T प्लस mg है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो यहाँ से, और T की वैल्यू कैपिटल mg है, तो हम लिख सकते हैं Fc इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल mg का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर इंटू जी का स्क्वायर, और जी को कॉमन ले लो, तो यहाँ से अपने को मिला Fc इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल M स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर इंटू जी के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि नेट फोर्स होगा Fc। फाइंड P बेटा, P एक फोर्स है, तो इस P की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा वो अपने को फाइंड करना। फाइंड करो, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि फोर्स P है, मैं पहले एफबीडी ड्रॉ करता हूँ इसकी। एफबीडी में बेटा अपन कहेंगे कि जैसे यहाँ पे टेंशन T है, इस पॉइंट पे टेंशन T इधर होगा बेटा, इस पॉइंट पे टेंशन T इधर है, यहाँ पे अपन कह रहे कि T1 है, तो ये T1 हो गया, ये T1 हो गया, ये T1 हो गया, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये T2 है, ये T2 है, ये T2 है, और यहाँ पर T2 है। अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा, तो हमने कहा ये टेंशन T है, ये भी T, ये T, ये बेटा T1, ये T1, 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 ये बेटा T2, T2, ये T2 है, और यहाँ पर T2 के इक्वल है। अभी अपन कह रहे कि जब स्ट्रिंग P की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पर जो P है वो पुलिंग फोर्स है, और पुलिंग फोर्स वही टेंशन होता है, तो T की वैल्यू बेटा अपन कह रहे कि P के इक्वल होगा। एक आंसर अपने को मिल गया, जो फोर्स लगा रहे हैं वही तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि अगर मैं पुली, ये जैसे पुली P1 है, ये P2 है, और ये पुली P3 है, अगर मैं P1 की एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, तो P1 पे बेटा इधर फोर्स क्या लग रहा है, T लग रहा है, इधर फोर्स क्या लग रहा है, T, ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, T1, और ये रेस्ट में है, इसका मतलब T1 इक्वल्स टू 2T, और T की वैल्यू बेटा P है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2P, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर अपन कह रहे हैं कि मुझे T2 फाइंड करना है, तो ये पुली P1 था, पुली P2 के एफबीडी ड्रॉ करते हैं। इधर बेटा फोर्स कितना, T1, ये फोर्स कितना, T1, ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, T2, तो यहाँ से अपने को मिला T2 इक्वल्स टू 2 T1 के इक्वल होगा, और T1 की वैल्यू कितना बेटा 2P, तो इसको अपने लिखा 2 इंटू 2P, दैट विल बी इक्वल्स टू 4P के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 3। अभी 14 न्यूटन का बेटा एफबीडी अपन ड्रॉ करें, तो ये जैसे अपन कह रहे कि ब्लॉक है 14 न्यूटन, इसका बेटा अपन कह रहे कि डाउनवर्ड फोर्स 14 है, एक टेंशन T1 है, दूसरा T2 है, और एक T है, तीन अपन कह रहे कि स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये T हो गया, ये T1 हो गया, और T2 हो गया, और नीचे कितना है
14 न्यूटन और ये रेस्ट में है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ T2 प्लस T1 प्लस T वो 14 न्यूटन के इक्वल होगा। एंड बेटा T2 की वैल्यू कितना है 4p, T1 कितना है 2p एंड ये बेटा कितना है p इक्वल्स टू 14 न्यूटन। तो 7p इक्वल्स टू बेटा 14 न्यूटन, तो p इक्वल्स टू 2 न्यूटन के इक्वल होगा। देखो ये जो सिस्टम है वो पुली ब्लॉक सिस्टम का एडवांटेज एप्लीकेशन बताता है कि 14 न्यूटन को ओनली 2 न्यूटन से अपन होल्ड कर सकते हैं। तो जितनी नंबर ऑफ पुलिस अपन ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ही फोर्स रिड्यूस होगा। 3 पुली जब हमने कनेक्ट की तो हम कह रहे हैं कि 14 न्यूटन फोर्स को हम 2 न्यूटन के इक्वल मतलब रख सकते हैं, 2 न्यूटन से उस ब्लॉक को अपन होल्ड कर सकते हैं।